चलते हैं एक पंक्ति के क्वेश्चनों की तरफ, जहां हमें एक पंक्ति में आंसर देना होता है, एक या दो पंक्ति में आंसर देना होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है ये बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया था कि जॉनसन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो जॉनसन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, अभी हम पढ़ के आए हैं। जॉनसन कह दो या जोहन्सन कह दो, इसका सिद्धांत हमारे एक ये लेसन में, और वो है शुद्ध वंशक्रम। शुद्ध वंशक्रम जो सिद्धांत है वो जॉनसन द्वारा दिया गया था। शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत जो है वो जोहन्सन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किन फसलों में एक साथ पकने वाली किस्मों का विकास अधिक आवश्यक है। ऐसी कौन सी फसलें हैं जो यदि एक साथ पकें तो किसान को अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो इनमें हमारी हैं मूंग व उड़द। मूंग व उड़द ऐसी फसलें हैं जो यदि पहले पके तो एक साथ पकें तो ज़्यादा लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनन द्रव्य किसे कहते हैं। जनन द्रव्य किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनन द्रव्य किसे कहते हैं। तो आंसर होगा, जनन द्रव्य क्या है, फसल प्रजातियों और उनके जितने भी जंगली संबंधी हैं, उन जंगली संबंधियों में उपस्थित आनुवांशिक द्रव्य का जो पूरा समूह है वो ही उस पूरी प्रजाति का जनन द्रव्य कहलाता है। फसल प्रजातियों में और फसल प्रजातियों के जितने भी जंगली संबंधी हैं, यानी सबसे पहले मनुष्य ने जंगली प्रजातियों को ही लाके तो फसल के रूप में परिभाषित किया उन्हें। तो जंगली प्रजातियां पहले जंगलों में, वनों में, इनमें उगती थी। जब किसान ने उनको व्यवस्थित रूप से खेती के लिए काम में लिया, तब से वो फसल प्रजातियां कहलाने लगी। तो फसल प्रजाति या उसके जितने भी जंगली संबंधी हैं, उनमें जो आनुवांशिक द्रव्य पाया जाता है उसका पूरा समूह उस प्रजाति का जनन द्रव्य कहलाता है। तो यदि ये प्रश्न आता है जनन द्रव्य किसे कहते हैं, तो इसका ये आंसर हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी को परिभाषित कीजिए। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी किसे कहते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ होगा, जैविक कारक जैसे होते हैं सूक्ष्म जीव, जंतु एवं पादप कोशिकाओं के जीन संरचना। तो आंसर यहाँ हम लिखेंगे कि जैविक कारक जैसे सूक्ष्म जीव हैं, जंतु एवं पादप कोशिकाओं के बीच जीन संरचना में परिवर्तन करके तथा उनके अवयवों के नियंत्रित उपयोग से उपयोगी उत्पादों अथवा सेवाओं के उत्पादन को आनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं। यानी जितने भी जैविक कारक हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव हों, चाहे वो जंतु हों, चाहे वो पादप हों, इनकी कोशिकाओं की जो जीन संरचना है उसमें परिवर्तन करके ऐसे उपयोगी उत्पाद बनाए जाएं जो मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हों, इसे ही आनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन द्रव्य संग्रह या जीन बैंक किसे कहते हैं। जनन द्रव्य संग्रह या जीन बैंक से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं। तो किसी भी फसल या उसके जंगली संबंधी की बहुत सी किस्मों या जीन प्रारूपों के संग्रह को ही क्या कहते हैं, जनन द्रव्य संग्रह या जीन बैंक कहते हैं। यानी किसी भी प्रकार की फसल या उसके जो जंगली संबंधी हैं उनकी बहुत सी किस्मों या जीन प्रारूपों को इकट्ठा यदि हम कर लेते हैं एक निश्चित स्थान पर, तो वही जनन द्रव्य संग्रह या जीन बैंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में NBPGR में भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक के अंतर्गत क्या कार्य होता है। भारत में जो NBPGR है, इसका जो राष्ट्रीय जीन बैंक है
इसके अंतर्गत क्या कार्य होते हैं? तो इसमें क्या कार्य होता है? जनन द्रव्य को संग्रहित रखने का कार्य होता है, बीज बैंक है, प्रक्षेपक बैंक है, मंद वृद्धि जो कल्चर हैं, और निम्न ताप संरक्षित जो जायगोटी भ्रूण हैं, इन सब का संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी जंगली संबंधी हैं और फसल प्रजातियां हैं, उनसे संबंधित जो जनन द्रव्य है उसका संग्रहण यहाँ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप पुनर्स्थापन की क्रिया के अंतर्गत अर्जन से क्या तात्पर्य है? अर्जन किसे कहते हैं? पहले भी आया था हमारे ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन थे उनमें। अर्जन से तात्पर्य होता है वांछित जनन द्रव्य या किस्म को प्राप्त करना। किसी भी पौधे से वांछित जनन द्रव्य या किस्म को यदि हम प्राप्त कर लेते हैं तो वही अर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुत्पादन किसे कहते हैं? पुनरुत्पादन किसे कहते हैं? पुनरुत्पादन यानी दोबारा उत्पादन। तो किसी भी प्रविष्टि के बीजों या प्रवर्धियों को खेत में उगाने और इन पौधों से नए बीज प्राप्त करने की क्रिया ही पुनरुत्पादन कहलाएगी। किसी भी प्रविष्टि के बीजों को या प्रवर्धियों को खेत में उगाएं और उगाने के बाद में इनसे यदि हम नए बीज प्राप्त कर लेते हैं तो वही पुनरुत्पादन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, भारत किन फसलों का प्राथमिक उद्गम केंद्र है? भारत किन फसलों का प्राथमिक उद्गम केंद्र है? भारत में धान, गन्ना, चना, मूंग, अरहर, लोबिया, आम, केला, हल्दी और काली मिर्च, इनका प्राथमिक उद्गम केंद्र भारत है। तो इनमें से यदि किसी भी फसल के बारे में पूछे कि इसका उद्गम केंद्र कौन सा है, तो उद्गम केंद्र होगा भारत। अगला क्वेश्चन है, संकरण के क्या उद्देश्य हैं? क्वेश्चन नंबर 25। तो संकर बीजों का उत्पादन करना ही संकरण का उद्देश्य होता है। संकर बीजों का उत्पादन करना और आनुवंशिक विविधता को बढ़ाना ही संकरण का उद्देश्य होता है। जितने प्रकार के गुणों वाले पौधे उत्पन्न होंगे या जितने अधिक गुणों को लेकर कोई बीज उत्पन्न होगा, तो समष्टि में उतनी ही आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतर प्रभेदी संकरण किसे कहते हैं? अंतर प्रभेदी संकरण क्या है? ऐसे संकरण में एक ही जाति की विभिन्न किस्मों को संकरण किया जाता है। ऐसे संकरणों में क्या करते हैं, एक ही जाति की जो अलग अलग किस्म हैं उन अलग अलग किस्मों में, इस प्रकार के संकरण में क्या होता है, इस प्रकार के संकरण में एक ही जाति की जो अलग अलग किस्में हैं उनमें संकरण करवाया जाता है। और ये पादप प्रजनन में सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अधिक उपयोगी जो संकरण है वो अंतर प्रभेदी संकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपुंसन किसे कहते हैं? विपुंसन क्या है? तो आपने पढ़ा है कि पराग कण जब परिपक्व हो जाते हैं तो पराग कणों के परिपक्व होने से पहले पराग कोषों या पुंकेसर को स्त्री केसर को बिना नुकसान पहुंचाए यदि पुष्प से हम निकाल देते हैं या पराग कणों को निर्जीव कर देते हैं तो वही विपुंसन कहलाता है। तो पराग कणों के परिपक्व होने से पहले ही पौधे से यदि उनको हम हटा देते हैं तो वही विपुंसन कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संकरण में कौन कौन सी प्रजनन विधियां प्रयोग में ली जाती हैं? संकरण में कौन कौन सी प्रजनन विधियां काम में ली जाती हैं? तो संकरण में एक तो आती है आपकी वंशावली विधि, दूसरी है पुंज विधि, तीसरी है प्रतीप संकरण विधि और चौथी है बहुसंकरण विधि। ये चारों विधियां काम में ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुसंकरण विधि क्या है? बहुसंकरण विधि यानी विभिन्न उद्भव वाले दो से अधिक पौधों से किसी एक लक्षण की दृष्टि से संकरण करने को कहते हैं बहुसंकरण। विभिन्न उद्भव वाले
यदि 2 या 2 से अधिक पौधे हैं तो उन 2 या 2 से अधिक पौधों में किसी एक लक्षण की दृष्टि से यदि संकरण कराया जाए, यदि किसी एक लक्षण की दृष्टि से संकरण कराया जाए तो उसे ही बहुसंकरण कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, पादप प्रजनन में मूलर का योगदान क्या है? तो पादप प्रजनन में मूलर का योगदान है एक्स किरणों की जो उत्परिवर्तजनी प्रकृति है उसकी खोज इन्होंने की थी। एक्स किरणों की जो उत्परिवर्तजनी प्रकृति है उसको खोजने वाले कौन थे? मूलर ही थे। दूरस्थ संकरण, दूरस्थ संकरण से संबंधित हमारा एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आया था। तो दूरस्थ संकरण क्या है? जब 2 अलग अलग प्रजातियों में संकरण करवाया जाता है तो उसे अंतरजातीय संकरण कहते हैं। तो ये दोनों प्रजातियां एक ही वंश या अलग अलग वंश की हो सकती हैं, इसे दूरस्थ या विस्तृत संकरण कहते हैं। तो आंसर क्या होगा कि 2 भिन्न भिन्न प्रजातियों में जो संकरण कराया जाता है उसे तो हम अंतरजातीय संकरण कहते हैं। तो ये 2 जो प्रजातियां जिनमें हमने अंतरजातीय संकरण करवाया, ये 2 प्रजातियां एक ही वंश या अलग अलग वंश की हो सकती हैं। तो एक ही वंश या अलग अलग वंश की जो 2 प्रजातियां हैं उनमें यदि संकरण किया जाता है तो उसे कहते हैं दूरस्थ संकरण या विस्तृत संकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, पादप पुनर्स्थापन किसे कहते हैं? तो पादप पुनर्स्थापन क्या है? तो किसी जीन प्रारूप को नए स्थान पर या नए वातावरण में उगाने की जो प्रक्रिया है वही पादप पुनर्स्थापन कहलाती है। तो किसी जीन प्रारूप को यदि हम किसी नए स्थान पर या नए वातावरण में उगाते हैं तो पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। तो इन प्रश्नों को यदि आप ध्यान से देखते हैं या 1-2 बार केवल इस वीडियो को सुनेंगे तो भी आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे आराम से। तो केवल आपको सुनना 1-2 बार चला के इनको यदि आप सुन लेते हैं तो आपको आराम से ये प्रश्न याद हो जाएंगे। और अभी तक जो पिछले 2 साल हैं उनमें तो इन प्रश्नों से बाहर कभी गया नहीं। तो आगे जो इस साल की जो परीक्षा एग्ज़ाम है उसमें क्या है, एग्जामिनर भी आराम से फ्री बैठे हैं जो पेपर बनाएंगे। तो पेपर बनाने वाले जो हैं वो बढ़िया तरीके के बड़ी अच्छे लेवल का पेपर बनाएंगे। तो इसी प्रकार से हमने अच्छे लेवल वाले प्रश्न यहाँ रखे हैं ताकि एक भी प्रश्न हमसे छूटे नहीं और हम आराम से अच्छे स्कोर की तरफ पहुँच जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, पादप प्रजनन किसे कहते हैं? यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि पादप प्रजनन की परिभाषा दीजिए। तो पादप प्रजनन का मतलब है फसलों के जो जीन प्रारूप हैं उनमें यदि परिवर्तन करके हम मनुष्य के उपयोगी उनको बना दें तो वही पादप प्रजनन है। फसलों के जीन प्रारूपों में परिवर्तन करके उनको मनुष्य के लिए उपयोगी बनाना ही पादप प्रजनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम्यन के आधार पर जनन द्रव्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ग्राम्यन के आधार पर जनन द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है कृष्य जनन द्रव्य और दूसरा होता है जंगली जनन द्रव्य, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, शुद्ध वंशक्रम वर्ण के कोई 2 लाभ बताइए। विविधतापूर्ण समष्टि में सर्वाधिक सुधार होता है इसके द्वारा। किसी भी विभिन्नता लिए हुई जो समष्टि है उसमें सबसे ज़्यादा सुधार इसी के द्वारा होता है। दूसरा लाभ है कि विकसित किस्म को बीज प्रमाणीकरण के लिए आसानी से पहचाना जा सकता है। तो ये था शुद्ध वंशक्रम वर्ण के 2 लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंज विधि क्या है? पुंज विधि क्या है या पुंज विधि को परिभाषित कीजिए। तो ऐसी विधि जिसमें क्या करते हैं, जिसमें विसंयोजी पीढ़ियां पुंज में उगाई जाती हैं। ऐसी विधि जिसमें विसंयोजी पीढ़ियां पुंज में उगाई जाती हैं और F2 पीढ़ी या बाद की किसी पीढ़ी में उन्नत पौधों का चयन करके पादप संततियां उगा ली जाती हैं और फिर उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो वही पुंज विधि है।
तो पुंज विधि का सीधा सा छोटा सा आंसर होगा कि जब विसंयोजी पीढ़ियाँ जो हैं उनको पुंज में उगाते हैं, पुंज में उनकी कटाई करते हैं, पुंज में उनको उगाते हैं, तो वही पुंज विधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो उत्परिवर्तन ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन थे उनमें भी प्रश्न था। तो किसी जीव के किसी लक्षण में यदि अचानक ऐसे परिवर्तन हो जाएं जो वंशानुगत भी हों, किसी जीव के किसी लक्षण में अचानक आकस्मिक और वंशानुगत होने वाले परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। और सबसे पहले उत्परिवर्तन शब्द देने वाले कौन थे? ह्यूगो डी व्रीज सन 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस क्या है? एक होता है बेक क्रॉस और एक होता है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन हमसे यहाँ पूछा है, टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस की परिभाषा हम देंगे कि जब किसी प्रभावी लक्षण या F1 वाले पौधे का अप्रभावी पौधे के साथ क्रॉस करवाते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जब किसी प्रभावी लक्षण या F1 वाले पौधे का अप्रभावी पौधे के साथ क्रॉस करवाएं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो प्रभावी लक्षण क्या होगा? जैसे लंबाई का गुण ले लें तो लंबेपन का जो गुण है वो प्रभावी है, बोनेपन का जो गुण है अप्रभावी होता है। तो प्रभावी है लंबाईपन। लंबा पौधा जो है उसका यदि संकरण हम अप्रभावी पौधे से करवाते हैं तो वो कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। और इसका अनुपात, इस क्रॉस में अनुपात जो होगा 1:1 होता है। आवर्ती जनक किसे कहते हैं? आवर्ती जनक क्या है? तो प्रतीप संकरण में बार बार उपयोग किए जाने वाले जनक को आवर्ती जनक कहते हैं। जिस जनक को हम बार बार काम में लें उसे हम कहेंगे आवर्ती जनक। ये किस में होता है? प्रतीप संकरण में होता है। अगला क्वेश्चन है, सुगुणिता की परिभाषा क्या है? सुगुणिता क्या है? तो वह जीन प्रारूप जिसमें गुणसूत्रों की संख्या दैहिक गुणसूत्रों की संख्या का गुणनफल हो, तो उन जीन प्रारूपों को हम कहते हैं सुगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं? गेहूं की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं? तो गेहूं एक परबहुगुणित पौधा है। इसमें 3 भिन्न जीनोम पाए जाते हैं। गेहूं क्या है? एक परबहुगुणित पौधा है जिसमें 3 अलग अलग जीनोम पाए जाते हैं। वर्तमान जो हमारे गेहूं हम खेतों में उगाते हैं वो गेहूं षटगुणित होता है। षटगुणित का मतलब 6N। अगला प्रश्न है, स्वतः उत्परिवर्तन की संभावना की दर क्या है? स्वतः उत्परिवर्तन की संभावना की जो दर है वो कितनी है? तो दर कितनी है? 10⁻⁻7 से 10⁻⁻4 प्रति जीन प्रति पीढ़ी। तो उत्परिवर्तन की संभावना की दर है 10⁻⁻7 से 10⁻⁻4 प्रति जीन प्रति पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2n+2 की अवस्था यानी 2n+2 की अवस्था किस प्रकार की बहुगुणिता को दर्शाती है? 2n+2 की अवस्था किस प्रकार की बहुगुणिता को दर्शाती है? तो ये किसे दर्शाएगी? असुगुणिता को दर्शाती है। ये किसे दर्शाती है? असुगुणिता को दर्शाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, IARI का पूरा नाम क्या है? तो IARI का पूरा नाम है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ है? नई दिल्ली है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक गुणित या अगुणित किसे कहते हैं? तो एक गुणित कहें या अगुणित कहें, ये दोनों समान हैं। तो परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि जीन प्रारूपों में युग्मक के जो गुणसूत्र हैं, युग्मकी गुणसूत्रों की संख्या उपस्थित हो
उसको एक गुणित या अगुणित कहते हैं। यानी एन के द्वारा जब हम गुणसूत्रों को दर्शाते हैं, यानी गुणसूत्रों की एक प्रति, सीधे रूप में कह सकते हैं कि जब किसी जीव में गुणसूत्रों की एक प्रति पाई जाती है तो उसे हम कहते हैं गुणित। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बोर्ड एग्जाम 2020 में एक प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन में भी आया है। आंसर कौन सा होगा? जोधपुर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे हम काजरी भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मानव निर्मित प्रथम बहुगुणित धान्य फसल का नाम लिखिए। तो मानव निर्मित प्रथम बहुगुणित धान्य फसल कौन सी है? ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन थे उनमें भी ये प्रश्न अभी अभी हमने ऊपर किया है, तो आप बताएंगे। 47 जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप ही कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे कि मानव निर्मित प्रथम बहुगुणित धान्य फसल कौन सी है। बोर्ड एग्जाम जो आपकी लगी थी सप्लीमेंट्री की 2020, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे और अधिक से अधिक इस जो वीडियो है इसको अधिक से अधिक लाइक आप करेंगे। अपना टारगेट है 1000 लाइक का। आपको कैसे भी पूरा करना है। घर पे जो आपके परिवार के मेंबर हैं सबके पास मोबाइल होता है, उनके मोबाइल से आप वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो प्रत्येक स्टूडेंट केवल 5 लाइक यदि करेगा तो अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। तो लाइक यदि आप करते हैं वीडियो को तो मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर इसका आपके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरी भी स्टडी है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। और यदि आप इतना मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ और आप उसको कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दो तो फिर मेहनत करने से क्या फ़ायदा है। मेरी भी रीट की एग्ज़ाम है जो 25 अप्रैल को होने वाली थी, वो अब नहीं हो रही, 20 जून को होगी। तो मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ एग्ज़ाम की। उसके बीच ही आपको थोड़ा सा समय निकाल कर मैं आपको दे रहा हूँ। तो अपने वीडियो पे थोड़े से लाइक्स और व्यूज़ आएँ, साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब भी अपने बढ़ने चाहिए, तभी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। अन्यथा फिर यदि परिश्रम ऐसे करते रहें और कोई लाभ प्राप्ति ही नहीं हो कुछ, तो फिर क्या फ़ायदा है वीडियो बनाने का। तो आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को अधिक से अधिक आप अपने व्हाट्सएप पे, आपका जो फेसबुक है उस पर आप शेयर करें। तो बच्चे जब आपके पोस्ट देखेंगे तो ज़रूर जुड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र आपका स्थित है तबीजी। तबीजी कहाँ है? अजमेर में है, राजस्थान। तो तबीजी अजमेर राजस्थान में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेज, NRCSS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके लिए आज के 2 क्वेश्चन हैं। आज का जो वीडियो है हमारा, इसके आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। नीचे जो कमेंट बॉक्स है, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपको आज का जिसका आपको आंसर देना है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि स्वत्रिगुणित क्या है। तो इसके लिए आप बुक्स को पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो आपको और भी जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो भी आपकी नज़रों के सामने आएंगे, तो आपको ज़रूर याद होंगे। तो आपको ये 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखने हैं। पहला है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है और दूसरा है स्वत्रिगुणित क्या है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं आपसे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।